नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दोनों पार्टियां अपने अपने किले को बचाने के साथ दूसरे के किले में भी सेंध मारने की रणनीति तैयार करने में जुट गई हैं। उपचुनाव की सीटों पर दावेदारों की संभावित लिस्ट भी सामने आ गई है। दोनों पार्टियों की तरफ से दावेदारों में या तो पुराने नेता हैं या जिन नेताओं की मृत्यु हो चुकी है उनके परिवार का ही कोई दावेदार है। लोकसभा की खंडवा सीट से दिवंगत बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से पूर्व सांसद अरुण यादव प्रबल दावेदार हैं। अब अगर बात विधानसभा सीटों की करें तो जोपट विधानसभा सीट से कांग्रेस से पूर्व मंत्री रहे कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया और दीपक भूरिया के साथ पूर्व कांग्रेस विधायक सुलोचना रावत भी प्रबल दावेदार हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से पिछला चुनाव हारे माधव सिंह डावर प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। अब बीजेपी के वर्चस्व वाली रैगांव विधानसभा सीट की बात करें तो दिवंगत बीजेपी विधायक जुगल किशोर के बेटों के साथ बहू भी दावेदार हैं। तो वहीं कांग्रेस से अजय सिंह राहुल की करीबी उषा चौधरी प्रबल दावेदार हो सकती हैं। उपचुनाव में पार्टियां प्रत्याशियों को चुनते समय किन मुद्दों को महत्व देंगे? प्रत्याशी पारिवारिक होगा, पार्टी का चेहरा होगा या मुद्दों के हिसाब से तय होगा? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता। कांग्रेस पार्टी में सभी उपचुनाव वाले क्षेत्रों पर मेरिट के आधार पर टिकट दिया जा रहा है। सर्वे में जो नाम जीतने वाले हैं वही उम्मीदवार बनेंगे। परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं और अन्य लोग भी हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चाहे रेगांव हो, खंडवा हो, केवल परिवारवाद के आधार पर टिकट दिए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। जो दरी पट्टियां उठा रहे हैं कार्यकर्ता, उनसे कहा जा रहा है कि जो नेता पुत्र हैं उनके लिए प्रचार प्रसार करें। कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी में दौर समाप्त हो गया है। जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के राहुल गांधी तक परिवारवाद नहीं है तो क्या है? श्रीमती इंदिरा गांधी बल्दियत जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी वो तो अपने पिताजी का नाम नहीं लेते पर माताजी श्रीमती इंदिरा गांधी, राहुल गांधी बल्दियत राजीव गांधी। ये सब क्या है? मध्य प्रदेश में देख लीजिए, आज जयवर्धन सिंह कौन है? दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र है, इसलिए तो कैबिनेट में जगह मिल गई। कमलनाथ जी के बेटे सांसद बन गए, जबकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सारे लोग लोकसभा चुनाव हारे। इसलिए कांग्रेस हमको आईना दिखाने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस खुद अपनी गिरेबान में झांक। तो हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोहिया हैं। ब्रजगोपाल जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अवनीश बुंदेला हमारे साथ मौजूद हैं। अवनीश बुंदेला जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। ब्रजगोपाल जी, आप भी के साथ में शुरुआत कर रहा हूं। सर बताइए सर, कैसे चयन आप लोग कर रहे हैं प्रत्याशियों का? क्या परिवारवाद यहां पर नजर आएगा या फिर मुद्दों के हिसाब से प्रत्याशी तय होगा, या फिर कैसे आप लोग प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं? नहीं, कैसे कोई एक लाइन नहीं होती है, ये एक कंटिन्यू व्यवस्था है कि पार्टी का कार्यकर्ता होना, जीतने की संभावना होना, क्षेत्र की कार्यकर्ताओं की राय लेना और प्रदेश नेतृत्व को तय करना, इन सबके माध्यम से ये जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट देने की प्रक्रिया है उसी के आधार पर टिकट का निर्णय होगा कि वहां से मंडल के स्तर से किसका नाम आ रहा है, जिले से कौन से नाम आ रहे हैं। प्रदेश संगठन उन नामों का पैनल बनाएगा और निर्णय अंतिम संसदीय बोर्ड को करना है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, उस परंपरा का पालन इस चुनाव में भी होगा। क्योंकि देखिए, एक बात आप समझिए कि कार्यकर्ता होना भारतीय जनता पार्टी में ये अपने आप में पर्याप्त है, ये योग्यता है चुनाव लड़ने की। अब उसमें से जो दूसरी योग्यता है वो है चुनाव जीतने की संभावना और क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की मांग। अब क्षेत्र के कार्यकर्ता किस कार्यकर्ता के विषय में प्रदेश नेतृत्व से चर्चा करते हैं, किसकी मांग आती है, कौन सा कार्यकर्ता ज्यादा जीतने में सक्षम है, उस आधार पर यह निर्णय होगा कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव विधानसभा और लोकसभा का कौन लड़ेगा। ठीक है, अवनीश बुंदेला जी, कांग्रेस पार्टी का चयन किस आधार पर हो रहा है? सबसे पहला अगर कोई मापदंड होता है उसके चयन प्रक्रिया में, तो वो होता है कि जिस शिक्षार्थी की स्वीकारता हो, जिसकी जीतने की संभावना सबसे ज्यादा हो और जिसकी संगठन में, पार्टी में जो लोकल, जो स्थानीय स्तर पर भी जिसकी स्वीकारता हो। तो जो कांग्रेस पार्टी भी उसी हिसाब से चयन करने जा रही है। और आप देखेंगे जो सर्वे में जिन लोगों के नाम आएंगे
और खास बात यह कि जो व्यक्ति, जो प्रत्याशी जो स्थानीय मुद्दों को और सरकार की, शिवराज सरकार की जन विरोधी नीतियों को ढंग से उठा पाए, उनका विरोध कर पाए, कांग्रेस पार्टी इस तरह के प्रत्याशी का चयन करने जा रही है। और लगभग हमारी जो प्रक्रिया है वो एक सर्वे प्रक्रिया हो चुकी है पूरी। अगले कुछ दिन में आप देखेंगे तो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी घोषित भी कर देगी। और इसमें सबसे खास बात आप ये देखिए कि वर्तमान में जो प्रदेश का परिदृश्य चल रहा है, सबसे पहले तो ये जो चारों उपचुनाव है पराग जी, ये चारों कोरोना संक्रमण के कारण जो चारों दिवंगत नेताओं की मौत की थी, बड़ा तकलीफ भी सकता है। हमने सबने देखा किस तरह से कोरोना जैसी महामारी में प्रदेश में खैर बता रही, दूसरी लहर तो बहुत ही धावा रही, उसमें कई सारे लाखों लोग मारे गए और उसी की परिणति है कि आज हम उपचुनाव के मुहाने पर बैठे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है उपचुनाव में सबसे जो ज्यादा जो मुद्दे रहने वाले, देखिए मैं बताऊं आपको कि परिवारवाद या अपन ये कहें कि सहानुभूति, इसको दरकिनार करें। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात होने वाली है चुनाव में, जो सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है, जनता पूछने वाली है कि साहब डीजल पेट्रोल इतना महंगा क्यों है, गैस सिलेंडर इतना महंगा क्यों है, महंगाई निरंतर क्यों बढ़ रही है, और भी कई सारे सवालात हैं, बेरोजगारी चरम पर क्यों है, बिजली के बिल इतने बड़े बड़े क्यों आ रहे हैं। और आप देखें कानून व्यवस्था की स्थिति चारों ओर पराग जी आप देखें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। कहीं भी आप देखें आपको दिखता नहीं है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था है। बलात्कार में हम फिर पूरे भारत में नंबर 1 पर हो चुके हैं। जो आदिवासियों में अत्याचार के मामले में हम नंबर 1 पर हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखें जो 18 साल से कम के जो लोग क्राइम कर रहे हैं उसमें भी हम नंबर 1 हैं भारत में। तो ये कई सारी चीजें हैं। मुझे लगता है इस चुनाव में ये सारे मुद्दे, खासकर आप झाबुआ में देखें तो झाबुआ का मतदाता जब भी मतदान करने जाएगा तो उसके जहन में ये नीमच की घटना जरूर रहेगी कि नीमच में किस तरह एक आदिवासी को घसीटा गया, मारा गया। उसके दिमाग में निश्चित नेमावर की घटना भी रहेगी, उसके दिमाग में बालाघाट की बलात्कार की घटना भी रहेगी। तो मुझे लगता है ये जो चुनाव होने वाले हैं, जो उपचुनाव पराग जी, इन उपचुनाव के मुद्दे बड़े भिन्न होने वाले हैं। मतलब ये हम ना सोचें कि सहानुभूति आधार पर कोई भी पार्टी या कोई भी दल चुनाव जीत सकता है। सहानुभूति तो एक दूसरा फैक्टर रहेगा। सहानुभूति हमेशा रहती है क्योंकि जिस नेता ने बहुत लंबे समय तक उस क्षेत्र का नेतृत्व किया होता है तो उस क्षेत्र की जनता से उस नेता का एक अलग जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है, तो वो तो सदैव रहता है। लेकिन फिर भी जनहित के जो मुद्दे हैं, जनता की जो परेशानियां हैं, उसको कोई दरकिनार नहीं कर सकता। ठीक है। और सबसे जी ठीक है ब्रज गोपाल जी, मैं चाहूंगा आप जवाब दें क्योंकि देखिए कुछ मुद्दे अभी अवनीश जी ने उठाए हैं। क्या उन मुद्दों पर चुनाव होगा? और सवाल यह भी है क्या इस उपचुनाव को आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक साख का सवाल मानकर पार्टियां चल रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस? ब्रज गोपाल जी। नहीं, देखिए चुनाव मुद्दों पर होगा, बिल्कुल सच है, ये बात सच है। चुनाव मुद्दों पर होगा। जो प्रश्न अवनीश बुंदेला जी ने उठाए वो प्रश्नों का जवाब भी वो जानते हैं और वो अकेले नहीं जानते हैं, मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है। जहां चुनाव हो रहा है वो लोग भी जानते हैं, वो मतदाता भी जानते हैं कि यदि आज डीजल पेट्रोल महंगा है, आपको याद होगा कि अभी आज तक पहले इसके लिए जीएसटी काउंसिल की बैठक थी, उसमें ये प्रस्ताव था, केंद्र सरकार चाहती थी कि पेट्रोल डीजल को लाया जाए इसमें जीएसटी के दायरे में, परंतु क्या कांग्रेस शासित कोई राज्य इसके लिए तैयार हुआ? नहीं हुआ। और ये जो मध्य प्रदेश में इस बात पर भी चर्चा होगी, इन चुनाव में इस पर भी चर्चा होगी कि क्या कोरोना जैसी महामारी के समय पूरी दुनिया जब लॉकडाउन की तरफ जा रही थी उसके दौरान भी हम अपनी अर्थव्यवस्था को बचा पाने में सफल हुए। और जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट जुलाई की आई, अगस्त की आई और अब सितंबर की आने वाली है 2 दिन बाद, इन सब ग्रोथ रेट को आप देखेंगे और इसमें रोजगार का आंकड़ा भी बढ़ा है। निश्चित अवनीश जी आप बता दीजिए। इसी बात में जो सबसे महत्वपूर्ण कह रहा हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि कांग्रेस के 15 महीने की जो सरकार थी, जो 973 झूठ बोलकर बनी थी, वो सरकार अपने काम करने में विफल रही। और ये जो मुद्दा है, कांग्रेस की सरकार को लोगों ने 15 महीने भुगत लिया है, प्रदेश पीछे चला गया है, विकास के कार्य ठप हो गए थे जो वापस से शुरू हुए, इस विषम परिस्थिति में शुरू हुए। जबकि जब कांग्रेस की सरकार थी तब कोई विषम परिस्थिति नहीं, कोई महामारी नहीं, परंतु इसके बाद भी कांग्रेस के पास बताने एक काम नहीं है जो एक काम बता सकें, नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? काम करने की मानसिकता नहीं थी। इनसे जनता वहां पूछने वाली है कि 2 लाख का किन किसानों का कर्ज माफ हो गया, इनसे जनता पूछने वाली है
कि किन बेरोजगारों को आपने 4,000 रुपए दे दिए। इनसे जनता पूछने वाली है कि आपने किन महिलाओं के 1 लाख तक के कर्ज माफ कर दिए स्वसहायता समूहों के। ये जनता पूछने वाली है कि आप जो चुनाव में 973 झूठ बोलकर आए थे और चुनाव में के सरकार के बाद आपने 15 महीने में किया क्या है। और इसका जवाब देने में जो लोग असफल हैं वो अमेरिका में बैठे हुए वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बड़ा मध्य प्रदेश की जनता ये जानती है कि कौन जनता के साथ रहता है, ठीक है, कौन वल्लभ भवन में बैठकर सरकार चलाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी। ठीक है, बुंदेला जी जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए सर। ये सबसे खास बात ये देखें, जो मेरे मित्र ब्रजगोपाल जी बोल रहे हैं, मैं उनकी बात का जवाब दे दूं कि हमने 15 माह में जो काम किए उनका आज शिवराज सिंह चौहान को मजबूरी में अनुसरण करना पड़ रहा है। चाहे वो शुद्ध के खिलाफ युद्ध किसने लड़ा, कमलनाथ जी ने लड़ा। आप देखें भूमाफियों पर कार्रवाई किसने की, कमलनाथ जी ने की। आप देखें हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी, शिवराज जी नहीं कर पा रहे। आप देखें हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर ये कहा है, लिखित में कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, लिखित जवाब, लिखित जो प्रश्न था उसका जवाब दिया है। और आप सबसे खास बात आप देखें, हमने पुजारियों का मानदेय बढ़ाई, कहते हैं कुछ काम नहीं, जो बताना चाहता हूँ हमने, आप देखें 300 करोड़ रुपए दिए महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए। आप देखें हमने औद्योगिकरण के लिए काम किया जो 15 साल नहीं हुआ। आप देखें हमने राम कमल पथ के लिए काम किया जो कभी नहीं हुआ। तो ऐसे कई सारे काम अगर मैं गिनाने बैठूंगा ना तो ये मुझे लगता है समय कम पड़ जाए। बाकी में इनकी कुछ बातें याद दिला दूं, ये सरकार में है, इन्होंने भी ये, इनको हमारा वचन पत्र तो याद है क्योंकि इनको मालूम है काम करने की मानसिकता कांग्रेस पार्टी की होती। ये शायद अपना वचन पत्र भूल जाते हैं पराग जी, ये भूल गए। इन्होंने भी कहा था कि जो बेटियां 12वीं क्लास में 75% लेके आएंगे उनको हम स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे। क्या मिली क्या? आज 19-20 महीने इनकी सरकार को हो गए। इन्होंने कहा था हम किसानों के लिए अलग से 500 करोड़ का राहत फंड बनाएंगे, बनाए क्या? नहीं बना पाए। इन्होंने कहा था हम एलपीजी सिलेंडर पर 100 रुपए की सब्सिडी देंगे, कर पाए क्या? नहीं कर पाए। मैंने इनकी उस बात का जवाब दिया। अब आप एक बात समझे, ये जो कह रहे हैं ना पेट्रोल डीजल के बारे में जो भ्रम फैला रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने एक्साइज ड्यूटी जो है, आपको मालूम डीजल पर इन्होंने 800% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, 800%, और पेट्रोल पर इन्होंने 600% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। एक बात समझिए, बीच में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, $100 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम हो चुके थे देश में, सबको मालूम है, $116 प्रति बैरल। उसके बावजूद हमने देश की जनता को पेट्रोल 65 रुपए के ऊपर नहीं जाने दिया। और इनके समय में बीच में आपको याद हो $36 प्रति बैरल पेट्रोल क्रूड ऑयल के दाम पहुंच गए थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। लेकिन इन बेशर्म लोगों ने, गंदे लोगों ने, इनने क्या किया? इन्हें निरंतर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, इन्होंने कई तरह के सारे टैक्स बढ़ाए, कर बढ़ाए, जिसके कारण जो लाभ जनता को जाना था जनता को नहीं गया। इन्होंने अपनी झोली, आपको मालूम इन्होंने अब तक 6 साल में 8 लाख करोड़ रुपए 8 लाख करोड़ रुपए समझे कमाए हैं डीजल पेट्रोल से। और आश्चर्य इस बात का है फिर भी आपने इंडियन ऑयल बेच दिया, फिर भी आपने भारत पेट्रोलियम बेच दिया। ये जवाब दें कि किस तरह का काम कर रहे हैं। ठीक है, ब्रजगोपाल जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, बोलिए सर, ब्रजगोपाल जी जवाब दीजिए। बता देता हूँ, ठीक है, तीनों बातें बता देता हूँ। हाँ। बड़ा बेशर्मी का काम तो कांग्रेस ने ये किया था। जिस डीजल पेट्रोल की आप चर्चा कर रहे हैं अवनीश जी, आपको भी बहुत बेहतर मालूम है कि सन 2009 से 2013 तक जब पेट्रोल के दाम बढ़े थे तो बजाय आपने उस पर टैक्स बढ़ाने के, उसके लिए ऑयल बॉन्ड जारी कर दिए 1,24,000 करोड़ के। और जिसका आप बीच में मत बोलिए अवनीश जी, बीच में मत बोलिए। जो सरकार नहीं, अरे 10,000 करोड़ पे आप 1,00,000 झूठ बोल रहे हैं। आप जानकारी पराग गुप्ता जी, ये भाजपा के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। अच्छा अवनीश जी एक बात सुन लीजिए, उसके बाद आप इंटरप्ट करिएगा। एक बात सुन लीजिए। अच्छा अवनीश जी एक बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा फिर। नहीं, एक बात सुन तो लें अवनीश जी, एक बात सुन तो लें सर। ब्रजगोपाल जी क्या तथ्य रख रहे हैं? हम यहाँ चर्चा करते बैठे। ठीक है अवनीश जी देखिए, अवनीश जी एक मिनट सर, प्लीज शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए प्लीज, मेरी दोनों से दरख्वास्त है, प्लीज सर, प्लीज अवनीश जी प्लीज। ठीक है अवनीश जी देखिए, आप जब बोल रहे थे तो ब्रजगोपाल जी लगातार अपना हाथ उठा रहे थे, लेकिन उन्होंने बीच में नहीं बोला, तो आप भी अब सुन लीजिए प्लीज।
नहीं, देखिए मैं आप आपको बताऊं, आपकी बारी आएगी तो आप मैं आपको बताऊं। झूठ को गलत साबित करिएगा, ठीक है, मैं आप आपको गलत बता साबित करेगा, लेकिन सुन लीजिए एक बात ये प्लीज। अवनीश बुंदेला जी कहें कि क्या 2010 से लेकर 2014 तक 1,24,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड नहीं लिए? क्या उनका रिपेमेंट 2021 से लेकर 2026 तक नहीं रखा गया? ये आप बहुत जिम्मेदारी से कहें, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, बहुत सोच समझ के कहें, और पूरा देश इस सच को जानता है। तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब आप ऑयल खरीद के दाम तक कर्ज ले रहे थे ऑयल बॉन्ड का, तब उस पैसे का कर क्या रहे थे? वो 2G में, कोल माइन में और जीजाजी के घोटालों में खर्च हो रहा था। आज जनता का वो पैसा हम ले रहे हैं, हम इसको स्वीकार करते हैं, हम ड्यूटी का पैसा स्वीकार करते हैं, परंतु किसमें जा रहा है? नए भारत के निर्माण में जा रहा है, संपन्न भारत के निर्माण में जा रहा है। आज 43,000 करोड़ से ज्यादा हम वैक्सीनेशन पर एक वर्ष में खर्च कर चुके हैं। ठीक है, केवल किस कारण? ठीक है, अच्छा इसका जवाब अवनीश जी बड़ा संक्षेप में आप देंगे सर, उसके बाद एक बार फिर से हम सीटों पर जिक्र करेंगे, एक एक सीट पर। अवनीश जी संक्षेप में जवाब दीजिए इसका। देखिए एक बात मुझे पता है, मैंने पूर्व में भी कहा है कि ऑयल बॉन्ड मात्र 10,000 करोड़ के, आप गूगल कर ले, आप पता कर ले। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप जो कहे मैं इस्तीफा देने तैयार हूँ। ऑयल बॉन्ड मात्र 10,000 करोड़ के हैं। और इस बातों पर और देख लीजिए आप रातों रात नोटबंदी कर सकते हो, रातों रात नोटबंदी कर सकते हो, आप लॉकडाउन लगा सकते हो, तो क्या आप ऑयल बॉन्ड, जो आप बार बार ऑयल बॉन्ड का रूनर हो रहे हो, और आप ऑयल बॉन्ड का रिपेमेंट नहीं कर सकते हो? अरे साहब, आप कर ही रहे हैं, आपकी अय्याशियों का खर्चा कर्जा हम। अरे 30,000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी जाती है, आप क्या करने वाले हो? अरे जनता को नशक्ति बनाना चाह रहे हो आप। अरे साहब, अरे चुप रहे लो यार। ठीक है, अच्छा सर, समय ऐसे खराब हो रहा है, प्लीज प्लीज अब हम सीटों पर आते हैं सर, सीटों पर आते हैं, ऐसे समय खराब हो रहा है, ऐसे समय खराब हो रहा है। ब्रज गोपाल जी, ठीक है, अवनीश जी, ठीक है सर, ठीक है सर, देखिए एक ही बात पर नहीं उलझना है, इससे समय खराब होगा, प्लीज। 2017 तक वो मैच्योर होके रीपे भी हो चुके हैं, झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, इनके पास 60 होते, ठीक है, अवनीश जी एक बात पर नहीं उलझना सर, इससे समय खराब होगा, प्लीज प्लीज चलो आप आइए लोग, प्लीज सर, अटकनी डालना है तो आप अडानी को डालो। ठीक है, शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए प्लीज। अवनीश जी प्लीज सर, प्लीज समझिए सर, प्लीज समझिए, ऐसे समय खराब हो रहा है। ब्रज गोपाल जी, सवाल अब मेरा ये है, पृथ्वीपुर और जोबट में आपकी तैयारी क्या है? क्योंकि देखिए पृथ्वीपुर में 2018 में चौथी नंबर पर आप रहे थे, और जोबट में डावर साहब का नाम सामने आ रहा है, जो कि हारे हुए प्रत्याशी हैं आपके, तो क्या रणनीति वहां पर है आपकी दोनों सीटों पर? नहीं, देखिए जोबट में 2018 में जो हुआ था वो एक इत्तेफाक, वह दूसरे नंबर पे सपा और तीसरे पे बसपा आ गई थी। ये बात हम स्वीकार करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के का जहां तक सवाल है, तो एक बात तय है कि हम निरंतर काम करने वाले राजनीतिक दल हैं, अपनी गलतियां स्वीकार करने वाले हैं और अपनी गलतियों से सीखने वाले हैं। जो गलतियां हमसे 2018 में हुई थी, वो गलतियां 2021 में ना हो। और केवल एक विधानसभा नहीं, हम तो सारे चुनाव के लिए हमेशा इस पर ध्यान रखते हैं कि जीते हैं तो उसकी भी समीक्षा होती है और हारते हैं तो भी उसकी समीक्षा होती है। और यही हमारी विशेषता है, जो हमारी उत्तरोत्तर प्रगति का कारण है, कि हम हर चीज की समीक्षा करते हैं। हम कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल नहीं है कि हमारे यहाँ कांग्रेस में न कभी जीत की समीक्षा होती, न कभी हार की समीक्षा होती। आपको अभी मालूम है कि ये 29 चुनाव हारे थे, अब भी चुनाव हारे थे मध्य प्रदेश के उपचुनाव। इसके बाद इन्होंने कहा था हम समीक्षा करेंगे, आज तक समीक्षा नहीं हुई। जबकि हमने तो जीतने के बाद भी समीक्षा की और हारने के बाद भी समीक्षा की। भारतीय जनता पार्टी का एक निश्चित मानना है कि जो भी परिणाम होता है वो यदि हमारे विपरीत है तो उसमें कहीं हमसे गलती हुई है और उस गलती को सुधारना हमारी जिम्मेवारी है। और वो हम सुधारेंगे। हम जिम्मेवार राजनीतिक दल हैं, हम गैर जिम्मेवार राजनीतिक दल नहीं है। हमारा पूरा संगठन और सरकार इसके लिए काम करते हैं। और इसके बाद भी यदि कहीं हमें हार मिलती है तो हम ये समझना चाहते हैं कि जनता की ऐसी कौन सी अपेक्षा थी जिसे हम पूरा नहीं कर सके, या जनता हमसे क्या चाहती थी, या हमसे प्रत्याशी चयन में गलती हुई। तो ये जो मामला है तो हम उसको करेंगे निश्चित, सत्ता और संगठन दोनों मिलकर, और इन चुनावों को जीतेंगे और जीतने के बाद भी समीक्षा करेंगे। ठीक है अवनीश जी, आपको तो ये दोनों सीटें बचानी है अपनी, आपकी सीटें हैं, तो क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं? बचाने की बात नहीं, कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही, भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। मैं आज आपको दावे से कहता हूँ। और पृथ्वीपुर की बात है तो मैं आपको जानकारी दे दूं, 2018 के चुनाव में 4 राज्यों के जब चुनाव हो रहे थे पराग जी, तो मात्र पृथ्वीपुर जगह ऐसी थी जहां पर भाजपा की जमात जब्त हुई थी 4 राज्यों में।
मैं बता रहा हूँ भाजपा फिर से अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी, मैं एक बात कह दूं। और जहां तक बात रेगांव की, रेगांव भी हम जीतने वाले हैं और जोवटडी में आप देखें, जोवट में भी भाजपा खाता नहीं खोल पाएगी। और लोकसभा की बात है तो लोकसभा में भी हम चुनाव, लोकसभा की जो सीट है वो भी हम खंडवा सीट भी जीतने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से मैं फिर दोहराऊंगा, जनता के जहन में सब कुछ है। जनता के जहन में ये भी है कि रेमडेसिविर की जिस तरह से कालाबाजारी प्रदेश में की गई, जिस तरह से 50-50 हजार का एक इंजेक्शन बेचा गया, ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोग मारे गए, उसके बाद ये सरकार निष्ठुर सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। और ये भी देखेगी जनता कि कोरोना काल में किस तरह से लाशें जलाने के लिए, शव जलाने के लिए जगह लकड़ी तक उपलब्ध नहीं करा पाई शिवराज सरकार। तो ये सारे मुद्दे रहेंगे, आप देखेंगे। और पूरी तरह हारने वाली भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी कांग्रेस, भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। और ये समीक्षा की बात कर रहे हैं, इनको अगर ये इतना समीक्षा करने वाले होते तो 28 सीटों पर, इनको 28 सीटों पर ये जिस तरह से इन्होंने बाहर के प्रत्याशी कांग्रेस से लाकर खड़े किए थे, समीक्षा को ये करना थी कि अपने प्रत्याशी पूरे पुराने कार्यकर्ताओं का आपने क्यों जीवन खराब किया। ठीक है, समीक्षा अगर करना होती तो उस बात की समीक्षा करते। जब नरोत्तम मिश्रा जी ने दमोह चुनाव की हार की बात कहा था कि हम तो अपने जयचंदों के छछन से चुनाव हारे हैं, तो वो जयचंद कहाँ है भैया? ठीक है, मुझे बताएं। ठीक है, जवाब दीजिए ब्रज गोपाल जी। और रेगांव और खंडवा को लेकर भी राहुल की विरोधी की उस बात की समीक्षा करते जिस पर उन्होंने कहा था कि मैं तो जयंत मलैया के कारण हारा, उनने मुझे हराया। ठीक है सर, समीक्षा की आपने। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ब्रज गोपाल जी जवाब दीजिए, खंडवा और रेगांव को लेकर भी बोलिए। कह रहे हैं कि देखिए तीनों विधानसभा और खंडवा लोकसभा कांग्रेस पार्टी जीतेगी, दावा है अवनीश बुंदेला जी का। देखिए मैं आपको बताऊं, ये पूरे हारे लोगों का एक समूह है जो जीतने का दावा करता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको ये समझना पड़ेगा और ये जनता को भी समझाना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा कारण है कि जनता आपको चुनेगी। आप हम पे उंगली उठा सकते हैं, परंतु आप मुझे ये बताइए, आप अपना गुण बताने की कोशिश करिए ना, जैसे हम अपना गुण बताते हैं। आपका दोस्त तो हम बाद में बताते हैं, परंतु आपके पास एक काम नहीं है जो आप कह सकें। ये रेमडेसिविर की बात करने वाले लोग, जिनके नेता कालाबाजारी। ठीक है, ब्रज गोपाल जी, अच्छा खंडवा को लेकर सर बता दीजिए, क्या हर्षवर्धन जी कोई टिकट मिलने वाला है? ठीक है, अवनीश मैं आ रहा हूँ सर, रुक जाइए, समय कम है। अवनीश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, अवनीश जी मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए सर, 30 सेकंड रुक जाइए प्लीज। प्लीज अवनीश जी 30 सेकंड रुक जाइए, अवनीश जी 30 सेकंड रुक जाइए, बस 30 सेकंड रुक जाइए। ब्रज गोपाल जी, क्या हर्षवर्धन का नाम फाइनल हम समझें? का परिणाम पूरे मध्य प्रदेश को दिखाई दे रहा है। खंडवा में पुनः भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। तो केवल हर्षवर्धन जी को समझा जाए, उन्हीं को टिकट मिलेगा? नहीं, देखिए टिकट किसको मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी में गैलेक्सी आप स्टार से, हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के भरोसे या एक परिवार के भरोसे। हमारे पास ठीक है, चलिए अवनीश जी से ही पूछ लेते हैं, अवनीश जी से पूछ लेते हैं सर, अवनीश जी से पूछ लेते हैं। बड़ा नेता ले आए। ठीक है, अवनीश जी से ही पूछ लेते हैं। अरुण यादव जी फाइनल है सर? अवनीश जी देखिए, मैंने पहले भी कहा अगले 2 से 4 दिन में नाम फाइनल हो जाएंगे। और ये जो कह रहे हैं कि हमारे स्टार पैराशूट लैंडिंग नहीं होती, तो मैं इनको बता दूं आकाश विजयवर्गीय कहाँ से आए, मूंगफली में से निकले या अंडे में से निकले, और जवाब दे दें। कई सारे ऐसे नेता हैं, खुद इनके विश्वास कारक अपने नाम के आगे केवल विश्वास कारक लगाते, उनके बारे में जवाब देते हैं। ये वो कहां से निकल के आए? पैराशूट से उतरे कि हवाई जहाज से कूदे? आप वसुंधरा राजे सिंधिया के लड़के की बात कर रहे हैं, आप एक काम करें। ठीक है, बेटे की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेटे की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, आज समय कम है। ठीक है सर, बस इतना ही समय। अब आज की बहस का समय बस इतना ही है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ब्रज गोपाल जी और अवनीश बुंदेला जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया सर, आप लोग जुड़े, बड़ी बहस में आप लोग शामिल हुए, अपने अपनी पार्टी का आप लोगों ने पक्ष रखा। तो 4 उपचुनाव हो रहे हैं 4 सीटों पर, जिनमें से 3 विधानसभा की हैं और 1 खंडवा लोकसभा की सीट है। दावे अपने अपने सभी के हैं। सवाल एक बार फिर से वही है, क्या पारिवारिक तौर पर प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा या फिर मुद्दों के आधार पर प्रत्याशियों को चुना जाएगा? क्योंकि अभी समय बाकी है और उम्मीद ये की जा रही है कि 1-2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी, और जब ये पिक्चर साफ होगी तब ये तय होगा कि रणनीति और क्या होगी दोनों ही पार्टियों की, लेकिन फैसला जनता के हाथ में होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।